हेलो हेलो हेलो। कैसे हो आप सबको आज हैप्पी न्यू ईयर। तो आज से हम लोग बोर्ड्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो जो बच्चे लोग बोर्ड्स देने वाले हैं इस साल, तो यहाँ पर उन्हें पूरा रिवीजन के लिए हेल्प मिलेगा। तो हम लोग एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो सारे करेंगे, फिजिकल और ऑर्गेनिक के। ठीक है। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा चैप्टर करने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स की भी आएगी। उसके बाद हम लोग पूरा स्टार्ट करेंगे अपना रिविजन्स। ठीक है, चैप्टर का। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। ठीक है, कोशिश करते हैं कि आज की ही इस वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर को रिवाइज करवा दिया जाएगा। ठीक है, एकदम आसानी से, विदाउट नोइंग द लेवल ऑफ क्लास 11। अगर आपको 11 क्लास का कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग यहाँ पर 11 क्लास के चीजों को लेकर के आगे बढ़ेंगे और ये पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम लोग यहाँ पर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो भी पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर हम लोग यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ रहे होंगे, उसके अंदर जो है तुम्हारा 11th क्लास का कुछ कुछ टर्म्स हम लोग को यूज पड़ेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का यहाँ पे यूज पड़ेगा, पहला चीज। ठीक है, केसी या क्यूसी। दूसरा चीज कि हम लोगों को रिडॉक्स रिएक्शंस से डील करना आना चाहिए। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर हमको यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना आना चाहिए। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ लिखना आना चाहिए। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन लिखना आना चाहिए और रिडक्शन लिखने आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे जरूरत पड़ेगा कंसंट्रेशन टर्म्स का। कंसंट्रेशन टर्म्स मतलब कि यहाँ पर दो चीजें आएंगी, मोलैरिटी आएगा और यहाँ पर नॉर्मेलिटी आएगी। ठीक है। फोर्थ नंबर हमको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि बहुत ही बेसिक लेवल में हम लोगों को बैलेंसिंग का जरूरत पड़ेगा रिएक्शन का। बहुत ही बेसिक लेवल पर रिएक्शन को बैलेंस करने का नीड पड़ेगा। तो बेसिक लेवल ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैलेंसिंग। ठीक है। तो सबसे पहले ये चार चीजों को हम लोगों को कवर करके चलना है और उसके बाद फिर हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे मेन, जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं अपने रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें होती है। तो एकदम हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलो। लास्ट में मैंने वीडियो बनाया था, वो वीडियो ब्लर हो गया, तो आज फिर से वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, ताकि आप लोग ढंग से रिवाइज कर सके। देखो, तो देखो रिडॉक्स रिएक्शन में ना दो चीजें होती है। ठीक है, एक है रिड और एक है ऑक्स। इसका मतलब रिडॉक्स, इसका मतलब रिडक्शन। ठीक है, और यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन। दो चीजें ना एक साथ हो रही होंगी, रिडक्शन भी हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो रिडक्शन ना क्या होता है। रिडक्शन होता है तुम्हारा, रिडक्शन एक टर्म इंग्लिश का है, वहां से निकल के आया है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब कम करना। ठीक है, तो रिडक्शन से समझो आप रिड्यूस, रिड्यूस से समझो आपको डिक्रीज करना, कम करना। ठीक है, क्या हम लोग कम करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग कम कर रहे होंगे चार्ज। चार्ज को कम कर रहे होंगे, किसको कम कर रहे होंगे, चार्ज को कम कर रहे होंगे। ठीक है, अब जैसे समझो किसी के पास कोई भी एलिमेंट है, उसके पास प्लस का 3 चार्ज है, प्लस का 3 चार्ज है, बढ़िया। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, तो ये बन गया ए +1। प्लस का 3 चार्ज था,
दो इलेक्ट्रॉन डाले मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब माइनस का 2 चार्ज चला गया टोटल। ठीक है, तो ये टोटल मिला करके कितना बचा, +1। तो बाद में उसके ऊपर आया +1 चार्ज। ठीक है, अब उसी तरीके से तुम देखो कि ए पे -1 है, -1 है, इसके अंदर अगेन कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिए, तो यहाँ पे आ गया ये देखो, ये -1 था स्टार्टिंग में, इलेक्ट्रॉन को ऐड करे मतलब कि -2 चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे -2 चार्ज होता है, तो ये -3 हो गया। अब तुम खुद ही कहोगे कि आपने बताया है कि इसका मतलब होता है चार्ज को रिड्यूस करना। ठीक है, रिडक्शन का मतलब होता है चार्ज को कम करना। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कि आपने तो यहाँ चार्ज को बढ़ा दिया, -1 से कर दिया -3। तो देखो, इसका मतलब होता है चार्ज को कम करना। किस तरीके के चार्ज को, तो पॉजिटिव चार्ज को कम करते हैं हम लोग यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज को कम करते हैं, नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर देते हैं। पॉजिटिव चार्ज को कम करते हैं, नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देते हैं, नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब ये सब कैसे याद रखेंगे, सिंपल बात है। देखो, ये पापी आदमी है, इसीलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, बुरे कर्म लिखे हैं उसके मत्थे पर, उसने और बुरा कर्म किया, उसके और पाप बढ़ गए। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से देखो, कोई अच्छा व्यक्ति है, वो और थोड़े बुरे कर्म कर लिया, उसका अच्छाई कम हो गया, पॉजिटिविटी कम हो गई, ऐसे याद रखेंगे। पापी आदमी और ज्यादा पाप करेगा, अगर अगर अच्छा आदमी पाप करेगा, उसका पॉजिटिविटी कम हो गया। ठीक है, इस तरीके से ध्यान में रखो, रिडक्शन खत्म। उसके बाद देखो, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब, तो रिडक्शन का जस्ट उल्टा। यहाँ पर रिडक्शन में होता था क्या, कि हम लोग पाप कर रहे होंगे, ऑक्सीडेशन में उल्टा, अच्छे काम करना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका मतलब कि हम लोग जो रिडक्शन में पढ़े, उसका एक चीज कॉमन हो रहा था कि ये दोनों गलत काम कर रहे थे। इसका मतलब देखो जरा, क्या कर रहे हैं दोनों, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने अंदर बुराइयां एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कि एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो समझ गए। तो अब उसका जस्ट उल्टा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या करना, लूजिंग इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है ना, कुछ बड़ा बात नहीं है, लूजिंग इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन में कुछ ऐसा हो रहा होगा, देखो तो जरा, कि ए है, अभी कुछ चार्ज नहीं है इसके ऊपर, ये एक प्लस, मतलब एक अच्छा काम किया। ठीक है, तो एक पॉजिटिव आ गया, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, बहुत अच्छे। मान लो ए पे +2 है। ठीक है, वो अगर ए पे +3 बनाएगा, तो देखो एक अच्छा काम किया, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। ठीक है, अच्छा, ए पे कुछ नहीं है, वो बना दिया ए पे +2, मतलब दो अच्छा काम किया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात, पीछे वाला एक बार फिर से देख लो तो, ए -1 है, दो बुरा काम किया, तो -2 और इंक्रीज हो गया, -1 प्लस -2 -3। ठीक है, इसी तरीके से ए पे +3 है, तो ये दो बुरा काम किया, तो पॉजिटिविटी 2 यूनिट से कम हो गई। क्लियर हो गया ना, कुछ इसमें बड़ा बात नहीं है। हम्म, छोटा बात है। चलो ठीक है, अब ये तो आते हैं कि एक ऐसा था एलिमेंट जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। अब एक ऐसा एलिमेंट लेते हैं जिसके ऊपर पहले से नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये खराब आदमी है। अब ये क्या करेगा, ये अच्छा काम करेगा। चलो, एक ये क्या किया, अच्छा काम किया, तो सारी की सारी नेगेटिविटी निकल गई, मतलब कि दो पाप लगे थे, तो दो पाप को निकाल दिया, बाहर फेंक दिया, खत्म। अगर मैं ऐसा लिखता, जरा देखो कहाँ गया पेन, हाँ, अगर मैं ऐसा लिखता कि ए पे -2 है, ये बन जाएगा +2, तब कैसे बनेगा ये, तो पहले दो पाप को धो लेगा और दो अच्छे काम करेगा, यानी कि 4 हो गए ना। समझ में आ गया बात, चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया, यहाँ से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीडेशन। अब एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होता होगा और रिडक्शन भी होता होगा। ठीक है, एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होता होगा और रिडक्शन भी होता होगा, दैट इज, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब एक साथ हो रहे होंगे,
कहीं पर दोनों के दोनों एक ही रिएक्शन में एक ही साथ हो रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। और एग्जांपल, मैंने देखो ये सॉल्यूशन लिया यहाँ पर, ठीक है, और इसके अंदर मैंने डाला KMnO4, इसके अंदर मैंने डाला KMnO4, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया FeO को, FeO को। तो अब ये रिएक्शन में देखो क्या होगा, एक ये जो रिएक्शन है हमारा, अब इसके अंदर क्या होगा जरा देखो, तो KMnO4 है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा Mn+2 में, और यहाँ पे +7 पे होगा, वो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और FeO जो है, जो कि यहाँ पे +2 में है, वो कन्वर्ट हो जाएगा +3 में। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये हमें कैसे पता चला ये +7 है +2 है। हाँ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है कि ऑक्सीडेशन स्टेट और रिडक्शन, सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, ठीक है, वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम समझेंगे अभी। अब देखो ये दोनों रिएक्शन एक ही कंटेनर में हो रहे हैं, एक ही साथ हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि देखो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है सेम कंटेनर में हो रहे हैं, रिएक्शन है वो सेम कंटेनर में एक साथ हो रहे हैं, सेम कंटेनर में एक साथ हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, उसको ही, उसी को क्या बोलते हैं, देखो उसी को क्या बोलेंगे, कि बोलेंगे कि एक ही साथ ये लोग एक ही साथ दो रिएक्शन हो रहा है। तो एक हो रहा है रिडक्शन, हो रहा है ना रिडक्शन, देखो +7 है, ये +2 में कन्वर्ट हो गया, तो रिड्यूस हुआ ना, अपने आप बुरा कर्म किया। और देखो +2 है +3 हो गया, ये तो अच्छा काम किया, यानी ऑक्सीडाइज हुआ। तो एक ही साथ जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो उसी को क्या बोलेंगे, रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन। जब दोनों एक साथ हो रहा होता है तो बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है ना, ये एक दूसरे को ना सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जब पहला रिएक्शन हो जाएगा, पहला मतलब जब पहला रिएक्शन हो रहा होगा ना, तो उसी के फेवर में आके दूसरा रिएक्शन होगा, उसी के फेवर में आके दूसरा रिएक्शन होगा। वो जैसे दोस्त में होता है ना, कि मैं तो लाइक मैं तो आज ये वाली ड्रेस खरीदूंगी, तो दूसरा दोस्त भी बोलेगी कि अरे वाह, ये ड्रेस तो मुझे भी अच्छी लग रही है, मैं भी ये लूंगी, ठीक है। तो वैसे ही होता है, और लड़कों में भी होता है, लड़कों में बोलते हैं कि मुझे तो ये वाला मोबाइल पसंद है, तो वो बोलता है कि हाँ देखो ये वाला मोबाइल बहुत अच्छा है, तुम भी खरीदो, तो वो उसका दोस्त भी वही खरीदता है, हाँ? वैसे ही होता है, ठीक है। तो एक के फेवर में आके दूसरा रिएक्शन होता है, तो दैट इज कॉल्ड योर रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करते हैं। जरा देखो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखो कैलकुलेट करने के लिए ना कुछ रूल्स हैं, और हमको ये रूल्स ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब ये रूल्स को मैं यहाँ बॉक्स में लिख दे रहा हूँ, और इसके हेल्प से हम लोग सारा कुछ कैलकुलेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3, ठीक है। कुछ रूल्स है यहाँ पे हमारे पास, इसे हम लिखेंगे। देखो रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर ये है कि ये जो कहता है कि ग्रुप 1 के जितने एलिमेंट है वो सबको लेना है +1। ग्रुप 1 के कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास, तो ग्रुप 1 के हमारे पास है आ, लीनाकर, लीनाकर, रब से, फरियाद, ये है ग्रुप 1 के एलिमेंट। उसी तरीके से रूल 2 है कि ग्रुप टू के जितने एलिमेंट है, ग्रुप 2 के जितने एलिमेंट है उसको लेना है +2। ग्रुप 2 के जितने एलिमेंट है उसको लेना है +2। ये कौन से है, तो बेटा
मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, रूल 2 हो गया हमारा। अब देखो रूल 3 ये है कि जनरली ग्रुप 17 के जो एलिमेंट होते हैं उन लोगों के लिए हम लोग -1 लेते हैं। तो ये कौन कौन से हैं ग्रुप 17 के? देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब के लिए क्या लेते हैं? -1 लेते हैं। ठीक है, कुछ तुम्हारे एलिमेंट्स है, ठीक है, उसका तुम्हारा फिक्स रहता है। ठीक है, जनरली जनरल केस में लेते हैं तो हम लोग लेते हैं सम जनरल केस ऑफ एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट का हम बता दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन का हम लोगों को लेना है -2, हाइड्रोजन का हमको यहाँ पे लेना है +1। ठीक है, तो ये कंसिडर करना। एल्युमिनियम का हमको लेना है +3। ठीक है, तो ये तुम्हारा जनरल केस है। ठीक है, तो ये सब हम लोग कंसिडर कर लिए। ठीक है, इसके बाद हमारा इतना कर लेने के बाद कुछ और बातों को आपको ध्यान में रखना है कि आपका दो और रूल्स लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, उसको भी कंसिडर करना है। सॉरी, ऐसे दो रूल्स और लिख दे रहा हूं। जब इतना कंसिडर कर लोगे तो फिर आपको क्या करना है कि केस वन इफ, अब जिस भी मॉलिक्यूल का अब हम लोग निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर वो मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, इफ द मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, अगर ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, या फिर केस 2, इफ द मॉलिक्यूल इफ द मॉलिक्यूल इज नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, अगर ये मॉलिक्यूल नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज है तब क्या होगा। ठीक है, ये है पहला केस, ये है दूसरा केस। तो देखो, तो अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो हम क्या बोलेंगे? सम ऑफ ऑल द चार्ज ऑफ सम ऑफ ऑल द चार्ज ऑफ एलिमेंट सम ऑफ ऑल द चार्ज ऑफ एलिमेंट इज 0। अगर वो मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो, अगर वो मॉलिक्यूल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तब क्या बोलेंगे? सम ऑफ ऑल द चार्ज सम ऑफ ऑल द चार्ज ऑफ एलिमेंट, वो किसके बराबर हो जाएगा? वो इक्वल टू हो जाएगा चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल के। मॉलिक्यूल के अंदर जितना चार्ज है वो उसी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हर एलिमेंट के चार्ज को सम करेंगे तो मॉलिक्यूल के ऊपर जितना नेट चार्ज आएगा उसके बराबर हो जाएगा। ये दो बातों का ध्यान रखना है। चलो, अब देखो फॉर एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कर लो अल्युमिनियम है सॉलिड, ये गया एल्युमिनियम +3 पे। अब जरा यहाँ पे गौर करो एक चीज कि ये जो मॉलिक्यूल है हमारा, ये जो एटम है एल्युमिनियम, ये जो +3 आया है, इसके ऊपर जो जितना चार्ज डेवलप है, इसके ऊपर जो भी चार्ज डेवलप है, इधर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, उसी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को हम यहाँ पे कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जनरली ये चार्ज क्यों डेवलप किया? क्योंकि वो किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा, किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा। ठीक है, इसी कारण से वो चार्ज डेवलप किया। तो वो जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ना, ठीक है, ये बोलेंगे हम लोग उसका एन फैक्टर, ये बोलेंगे एन फैक्टर। तो एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर होता है हमारा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो पहले यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट था अल्युमिनियम पे, वो था 0। अब बोलोगे कि ये मुझे नहीं समझ में, 0 कैसे हुआ? तो देखो 0 कुछ ऐसे हुआ कि आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि जो आपके मेटल्स होते हैं ना,
वो नेचुरली सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो नेचुरली सॉलिड फॉर्म में होते हैं। इसीलिए जो भी मेटल होगा, एल्यूमिनियम होगा, मैग्नीशियम होगा, सोडियम होगा, मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जो भी है, ग्रुप 1 या फिर ग्रुप 2 में सारे के सारे मेटल है। और आपके पास जो डी ब्लॉक है उसमें भी मेटल है पूरा का पूरा, जिंक, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बोल रहा हूँ, सॉरी, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये सारे जितने भी एलिमेंट है ना डी ब्लॉक के, सारे मेटल है। तो मेटल जब नेचुरली सॉलिड के फॉर्म में रहेगा तब हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या कंसीडर करते हैं? इस केस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कंसीडर करते हैं 0। ध्यान में रखना ये बात। इस केस में हम लोग उसका ऑक्सीडेशन नंबर कंसीडर करते हैं 0। कुछ एलिमेंट्स है जो अपने नेचुरल स्टेट में है। फॉर एग्जाम्पल O2 गैस में होगा, ब्रोमीन लिक्विड में होगा, आयोडीन सॉलिड में होगा, ठीक है, F2 गैस में होगा, ठीक है। उसके बाद अम, अ, उसके बाद तुम्हारा H2, ये हाइड्रोजन, ये भी गैस में होगा। तो ये सारे एलिमेंट जो नेचुरली ऑक्यूरिंग है ना, N2 गैस में होगा, ये सारे, ठीक है, नेचुरली ऑक्यूरिंग है। तो यहाँ पर नेचुरली ऑक्यूरिंग या फिर बोलेंगे एलिमेंटल फॉर्म में वो जाएगा, उसके लिए भी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या होगा? 0। ध्यान रखना है इसका, ये दो बात होगा। हम्म। चलो, हाइड्रोजन के लिए मैंने बताया था ना +1, हाँ ठीक है, चलो ओके। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखो एल्युमिनियम जो है वो +0 पे है, तो 0 पे है ये। यहाँ पे एल्युमिनियम आ गया +3 पे है, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। अब देखो उसने अच्छा काम किया, पॉजिटिविटी इंक्रीज हो गई। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहले बता दो। इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें जो चेंज आया है ऑक्सीडेशन स्टेट का, चेंज आया है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कितना का आया है? तो देखो बाद में कितना है 3, शुरू में कितना था 0। इसका मॉड ले लिए, ठीक है। तो मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो बाहर निकल के पॉजिटिव हो जाता है, ध्यान रखना। तो ये हो गया तुम्हारा 3। ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज कितना आया 3, तो इसीलिए एन फैक्टर इसका कितना निकल गया? 3 निकल गया, 3 निकल गया। पहला बात हो गया। दूसरा बात ये कि एल्यूमिनियम के ऊपर पहले कितना चार्ज था? 0। तो इसीलिए इनिशियली इसका ऑक्सीडेशन स्टेट था 0। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेगा तो लिखेंगे 0। जब एल्यूमिनियम +3 बना, ठीक है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आया? तो +3, तो वही हो जाएगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, डेट इज +3। क्लियर है ना? तो अब देखो एक बात ध्यान रखना, जब एलिमेंट के अंदर ना चार्ज प्रोड्यूस हो जाए तो उसका स्टेट हम लोग क्या लिखेंगे? एक्वस। जब एलिमेंट के अंदर चार्ज आ जाए तो उसका स्टेट हम लोग क्या लिखेंगे वहां पर? एक्वस स्टेट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? चलो नोट करो, पानी घटक ले। हम्म। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या क्या सीखा? हमने सीखा एन फैक्टर क्या होता है। एन फैक्टर क्या होता है हमारा? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ध्यान रखना, एन फैक्टर हमारा क्या होता है? तो एन फैक्टर होता है हमारा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एन फैक्टर बोलते हैं। देखो ऐसे निकालते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग, ठीक है। ध्यान में रखना, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अभी एन फैक्टर निकालना क्वेश्चन अभी आगे आएगा, टेंशन नहीं लो, जस्ट मैंने एक टर्म आपके माइंड में डाल दिया है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? तो जो भी चार्ज उस एलिमेंट के ऊपर आ रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अगर वो नेचुरली अपने स्टेट में है
जैसे मेटल है तो सॉलिड के फॉर्म में है, तो क्या लेंगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। एलिमेंट है जो गैसेस है, अब अपने गैसेस है तो वो एलिमेंट अपने गैसेस स्टेट में है, जैसे नाइट्रोजन N2 H2 सब, क्या लेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारा जीरो। ग्रुप वन का क्या लेते हैं +1, ग्रुप टू का +2, ग्रुप 17 का -1। उसी तरीके से ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, एल्युमिनियम का क्या लेंगे तो +3 लेंगे। बढ़िया, ये बात सीखे। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है अपने अंदर की पॉजिटिविटी को जगाना, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को जगाना, दैट इज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है? अपने अंदर की पॉजिटिविटी को कम करना। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये सारी बातें अभी डिस्कस हो गई है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि कैलकुलेट हम लोग करना सीखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट को। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट को। अब जो पीछे जो टेबल लिखा है ना मैंने, उसे ध्यान में रखना। पीछे जो टेबल लिखा है उसको ध्यान में रखना। देखो पहला पहला ले लेते हैं Al2O3। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करो, जब तक हम लिख रहे हैं एक दो भी हो जाए तो तुमसे बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद हम सारा बताएंगे एक एक करके। रूल्स ध्यान में रखना। रूल्स ध्यान में रखना। फोर्थ नंबर FeO, फिफ्थ नंबर Fe2O3, सिक्स्थ नंबर K2Cr2O3। ठीक है, K2Cr2O3। सेवेंथ नंबर CrO3। एट नंबर इतना ही रहने देते हैं अभी। चलो चलो अब करते हैं इसका 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 खेल खत्म करते हैं। तो अब देखो एक बात, ये सारा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने से पहले एक बात और कहना चाहेंगे कि हम लोगों को यहाँ पर जो है वेरिएशन पता है ऑक्सीडेशन स्टेट का, किसका किसका क्या क्या लेना है। तो ये सारे एलिमेंट को छोड़कर जो जो बच जाएंगे उसका उसका क्या होगा, उसी का हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे होंगे। क्या बोले? जितने एलिमेंट मैंने लिखवाए हैं तुम्हें, वो सारे एलिमेंट को छोड़ करके जो जो एलिमेंट बच गए उसी का हम लोग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। कभी कभी क्या होगा कि इसमें के भी एलिमेंट का निकालना पड़ेगा, लेकिन ध्यान में रखना उस केस में हमको जिस एलिमेंट का कंफर्म होगा, यानी ये दोनों का कंफर्म है कि ये दोनों का कभी चेंज नहीं होता, इसका मैंने जनरल केस लिया है, मतलब ये दोनों का चेंज होता है। ठीक है, तो जिसका कंफर्म है उसको हमको कंसिडर करना है। अगर इनमें से किसी का चेंज हो रहा है तो उस केस में हम लोग उसका नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ NaF। NaF में F का निकालना है, क्या होगा तो Na का हमको पता है कंफर्म +1 होता है, तब इसके केस में हम लोग F का चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, जो भी आएगा उसका F के लिए निकालेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमको ये सबका फिक्स रहेगा, जो जो वैल्यूज मैंने आपको बताई है। ठीक है, और बाकी जो एलिमेंट्स बच गए हैं उसका हमको चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एल्युमिनियम है और ऑक्सीजन है। ठीक है, एल्युमिनियम है और ऑक्सीजन है। अब इसमें क्या करें? इसमें तो मैंने बताया है एल्युमिनियम का भी +3 होगा, और एल्युमिनियम का +3 होगा, और ऑक्सीजन का बता दिया -2 होगा। तो दोनों का तो मैंने एक फिक्स वैल्यू बता दी। तो इसमें क्या करें? इसमें कुछ नहीं करते हैं, इसमें हम इसको ब्रेक कर देते हैं ऐसे। एल्युमिनियम का देखो +3, ऑक्सीजन के ऊपर लिखते हैं -2। याद करो बचपन में ऐसे क्रॉस करते थे तो ये मॉलिक्यूल मिल जाता था, मिल गया। तो यहाँ पर एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3। ठीक
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें मैंने अंडरलाइन कर दिया एल्युमिनियम का निकालना है। इसमें मैंने अंडरलाइन किया, चलो जिंक का निकालते हैं। तो जिंक का कैसे निकालेंगे? जिंक का देखो, तो हमको क्या पता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है। ऑक्सीजन के लिए लिख दो -2। जिंक का नहीं पता, हम लोग मान लेते हैं x। अब देखो चार्ज ऑफ ईच एलिमेंट किसके बराबर होगा, रूल में लिखाया था। तो चार्ज ऑफ ईच एलिमेंट किसके बराबर होगा, तो अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो 0 के बराबर हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल नहीं है तो हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूल के चार्ज के बराबर हो जाएगा। मॉलिक्यूल के ऊपर जितना चार्ज है उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो x का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, +2। तो जिंक के ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, +2। ठीक है, आगे समझ गए। यहाँ पे पढ़ते हैं। अब देखो पोटेशियम है, Mn है, O4 है। तो यहाँ पर Mn का हमें निकालना है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, बाकी का हम लोग को पता है कितना कितना क्या होता है। तो पोटेशियम ग्रुप 1, तो डेट इज +1। Mn का हमको निकालना है x। ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे -2 मानते हैं। टोटल सम किसके बराबर होगा, तो मॉलिक्यूल का चार्ज कितना है, 0। 0 चार्ज है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +1 +x -4 टू जाए 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +7। तो इसीलिए Mn के ऊपर क्या हो जाएगा, +7। FeO देखो, FeO तो हमको निकालना है Fe के ऊपर। तो ऑक्सीजन का तो हमारा फिक्स है, Fe के ऊपर लिखते हैं x। ऑक्सीजन के ऊपर निकालना है, तो एक ऑक्सीजन है तो -2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x इज इक्वल टू +2। ठीक है, खुद से ट्राई करो पॉज करके, उसके बाद नहीं आता है तो फिर प्ले करके देखना। हाँ? चलो पॉज करो, ट्राई करो, फिर प्ले करना। ठीक है, चलो हम बताते हैं। Fe पे निकालना है तो Fe का मानेंगे x। Fe का मानेंगे x, तो दो दो Fe है तो 2x। 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे -2, टोटल चार्ज हो गया 0 के बराबर। तो 2x -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप निकाल लोगे कि 2x की वैल्यू आती है +6, इसीलिए x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +3 आ जाएगी। ठीक है, बढ़िया। अब देखो, फिर से देखो, पोटेशियम का पता है, ऑक्सीजन का पता है, क्रोमियम का निकालना है हमें। क्रोमियम का निकालना है तो जिसका निकालना है उसके लिए मानो x। 2 क्रोमियम है तो 2x। पोटेशियम पे पता है कि +1 होगा, तो 2 पोटेशियम इसलिए 2 इंटू +1। ऑक्सीजन कितना है, 3, एक ऑक्सीजन पे -2, तो हो गया 0 के बराबर। तो देखो 2x + 2, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इसको आगे बढ़ा के ये लिख देंगे -4। देयरफॉर x का वैल्यू आप निकालोगे तो +2 आएगा। ये तो गड़बड़ हो गया। K2Cr2, अच्छा K2Cr2O3 लिखा है मैंने। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, 7 लिखना था, मिस्टेक से O3 लिख दिया। चलो ठीक है, निकल गया, कोई बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर इसका निकालिए, आप निकालिए, जिसका निकालना है उसका मानेंगे x। ठीक है, ऑक्सीजन 3 है तो 3 लिखे, एक ऑक्सीजन पे -2, मॉलिक्यूल के ऊपर कौन सा चार्ज है, 0। तो x -6 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ गया तुम्हारा +6। ठीक है, बहुत अच्छा बात है, समझ गए हम लोग यहाँ तक। 8 नंबर देखो, 8 नंबर देखो, MnO4 पे -1। अब देखो ये मॉलिक्यूल पे मैंने लिख दिया कि मॉलिक्यूल के ऊपर -1 चार्ज है। ठीक है, अब हमको Mn पे निकालना है। तो Mn पे निकालना तो मानेंगे x। ऑक्सीजन 4 है, एक ऑक्सीजन पे -2। अब सारे एलिमेंट का सम किसके बराबर होगा, तो मॉलिक्यूल के ऊपर जितना चार्ज है उसी के बराबर। मॉलिक्यूल के ऊपर कितना चार्ज है, -1। x -8 -1, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, +7। तो यहाँ पे Mn के ऊपर कितना चार्ज, +7। यहाँ पर लिख देना है हमको, सारे चार्ज जितने हैं ना उसको लिख देना है यहाँ पर मॉलिक्यूल के ऊपर। यहाँ पे देखो +3, उसी तरीके से यहाँ पे +2, ऐसे सबके ऊपर लिख दीजिए, कोई दिक्कत। यहाँ तक समझ गए। अब देखो नाइन्थ वाला, नाइन्थ में हम लोग ले रहे हैं
ठीक है, नाइन्थ में हम लोग ले रहे हैं पीटी पीटी Cl2 Br2 इसके ऊपर प्लस का 2। अब देखो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कितना चार्ज है, प्लस का 2 चार्ज है। ठीक है, तो हमको निकालना किसके ऊपर है, पीटी के लिए जिसके ऊपर निकालना वो मानेंगे एक्स। अब देखो 2 लिख देंगे। क्लोरीन के ऊपर कितना, तो माइनस का 1, दो क्लोरीन तो इसीलिए 2 इंटू माइनस का 1। अब देखो ब्रोमीन 2 है और एक के ऊपर माइनस का 1, ये किसके बराबर हो गया, प्लस का 2 के बराबर हो गया। तो x-2 इज इक्वल टू +2। x का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्लस का 6। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आ गया हम लोगों को सबका। ठीक है, हम लोग ये वाला रूल को ध्यान में रखिएगा जो मैंने बताया था, इस रूल के जरिए निकालेंगे। ठीक है, और ये वाला रूल ध्यान में रखिएगा, ये सब ध्यान में रखिएगा तो निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग निकालने सीखते हैं एन फैक्टर। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। एन फैक्टर का कैलकुलेशन देखो कैसे करते हैं। एन फैक्टर का मतलब होता है कि किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लूज या फिर गेन किया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन, उसी को बोलते हैं हम लोग एन फैक्टर। तो समटाइम्स क्या होता है कि रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद हमें पता चलता है कि कितना इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को कुछ रिएक्शंस को बैलेंस करना होता है और कुछ रिएक्शंस का हम लोग क्या करते हैं, कुछ रिएक्शंस का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर चेंज से पता कर लेते हैं। ठीक है, तो एन फैक्टर का एक और डेफिनेशन होता है कि चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो देखो हम लोगों को यहाँ पे ज्यादा बड़ा बड़ा चीजों से डील नहीं करना है। ठीक है, ज्यादा बड़ा बड़ा बैलेंसिंग से हमें यहाँ पे बोर्ड लेवल पे डील नहीं करना है, एकदम बेसिक लेवल पे रहेगा चीजें। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम लिखे फर्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कुछ मान लो ऐसे है, बोलेगा जिंक से ले लिया मैंने, जिंक 2+, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ठीक है, तो जिंक क्या है, मेटल, मेटल सॉलिड के फॉर्म में है और ये 0 होगा ये। ठीक है, तो अब देखो, अब जरा पे गौर करो यहाँ पर। ठीक है, 0 से गया +2, इसका मतलब चेंज, चेंज कितना आया। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर, तो आप बोलोगे कि बाद में था +2 और शुरू में 0। ठीक है, तो ये चेंज आया, इसका मतलब +2 होगा। ठीक है, तो एन, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा, तो एन फैक्टर हो जाएगा 2। ठीक है, ये समझ में आ गया फर्स्ट। ठीक है, चलो इसी के बेसिस पे बाकी सारे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल है एल्युमिनियम +3 है, ये कन्वर्ट हो गया एल्युमिनियम 0 पे, ये सॉलिड हो गया, ये हो गया एक्वस। तो एन फैक्टर क्या लिखेंगे, तो देखो चेंज कितना लिखेंगे सबसे पहले, तो इनिशियली कितना था, बाद में कितना हो गया 0, और इनिशियली कितना था वो +3। ठीक है, इनिशियली वो +3 था, मॉड के अंदर है तो हम लोग जो वैल्यू आएगा पॉजिटिव ही आएगा हमेशा। तो एन फैक्टर यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर हो गया, एन फैक्टर हो गया +3। उसी तरीके से देखो थर्ड, O2 बनाया ऑक्सीजन गैस, ये हो गया 0। अब देखो यहाँ पे तुम्हें ध्यान में क्या रखना है, O2 बनाया ऑक्सीजन गैस, यहाँ पे अब हमको ध्यान में क्या रखना है कि सबसे पहले दोनों तरफ जो एलिमेंट है ना, दोनों तरफ जो एलिमेंट है वो अलग अलग है। ठीक है, तो अब देखो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे,
आप दो तरीके से बैलेंस कर सकते हो कि आपने एलिमेंट को कर दिया बैलेंस, 2 लिख दिया, और आपको दिख रहा है कि उस पे शुरू में कितना था, -2 था, बाद में 0 हो गया, इसका मतलब अपने पाप धो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो सीधा सीधा चेंज निकाल दो, डेल्टा एन इज इक्वल्स टू, हमने निकाल दिया 0 बाद का, और शुरू में निकाला, शुरू का था -2, तो ये आ गया +2, तो एन फैक्टर हो गया आपका +2, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे 2 क्यों लिखा, क्योंकि आपको बैलेंस भी करने साथ साथ आना चाहिए था। इधर में 2 है, 2 ऑक्सीजन है, तो इधर में भी 2 लिख देंगे, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों को चार्ज को भी बैलेंस करना है, और हम लोगों को क्या करना है, एटम्स को भी बैलेंस करना है, ठीक है। ये दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि आपको जब पढ़ोगे आप फैराडे लॉ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ोगे ना, तो वहां पर हमको बोलता है कैलकुलेट मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड, मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड। इसका मतलब पहले वो सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा, एक्वस के फॉर्म में, ठीक है। बाद में डिपॉजिटेड बोला, और बोला मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड, मतलब मेटल डिपॉजिट हो रहा, मतलब मेटल अपने नेचुरल स्टेट में होगा, सॉलिड के फॉर्म में वो डिपॉजिट हो रहा होगा, ऐसा बोलेगा। इसका मतलब कि हमको यहाँ पे बाद वाले का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ये बात कि हमको बाद वाले का वहां पे निकालने के लिए मांगेगा, तो हमको दोनों साइड का निकालने आना चाहिए। जब जरूरत पड़े इसका भी निकाल ले, जब जरूरत पड़े इस एलिमेंट का भी निकाल ले, ठीक है, इस एलिमेंट का भी निकाल ले। तो अब देखो हम लोग कैसे निकालेंगे दोनों तरफ का ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो उसी को निकालने के लिए हम लोगों ने एक टर्म नया क्रिएट किया है, ए। ये मतलब ये पढ़ाया नहीं जाता है, ये जस्ट मैंने अपना मर्जी से बना दिया है, ए। ए क्या होता है, तुम्हारा नंबर ऑफ एटम। ए को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ एटम, उसी को हम लोग पुकारते हैं एटॉमिसिटी, ठीक है, एटॉमिसिटी। अब देखो यहाँ पर एटॉमिसिटी मतलब नीचे में कितने एलिमेंट्स हैं, ये देखो, ये है 2, तो डेट इज इसका ए बराबर हो जाएगा 2। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, तो इस केस में यहाँ पे 1 लिखा, इसका मतलब कि इसका ए बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब मैं अगर इस साइड का एन फैक्टर निकालूंगा, तो एन फैक्टर हो जाएगा चेंज इनटू एटॉमिसिटी। चेंज कितना है यहाँ पे, 2 का, एटॉमिसिटी 1, तो एन फैक्टर 2। यहाँ का एन फैक्टर निकालूंगा तो चेंज इनटू एटॉमिसिटी, चेंज कितना है यहाँ पे 2 का, एटम्स कितने हैं 2, तो यहाँ एन फैक्टर इस साइड का 4, ठीक है। एन फैक्टर आ रहा है निकालने। अब देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन तक कर लिया था ना हम लोगों ने, हाँ। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे Al2O3 से अब दे देगा ऐसे कि चलो बनाओ एल्युमिनियम, ठीक है, ऐसे दे देगा। या फिर आपको दे सकता है ZnO से बन रहा होगा जिंक, ऐसे दे सकता है, हाँ। ZnO से बन रहा होगा जिंक, ये भी सॉलिड। जब कुछ ना लिखा उधर तो क्या समझेंगे हम लोग, सॉलिड के फॉर्म में। H प्लस से ये तो कॉमनली दिखेगा आपको, H2 गैस बन रहा है, ठीक है, H प्लस से बन रहा है H2 गैस। तो इसमें हम लोग कैसे डील करेंगे, तो देखो कुछ करना नहीं है। सबसे पहले हम इसका एल्युमिनियम के ऊपर निकालेंगे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे चेंज कितना आया ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो यहाँ देखो एल्युमिनियम सॉलिड है, ये तो हो गया 0। अब देखो एल्युमिनियम के ऊपर निकाल लो ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद एन फैक्टर निकालने के लिए चेंज निकालना है, कितना का चेंज आया, हो गया एन फैक्टर। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो एल्युमिनियम के ऊपर। तो देखो 2 एल्युमिनियम है तो लिखा 2, एक एल्युमिनियम के ऊपर x, फिर 3 लिखा हमने, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, टोटल मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज 0, तो 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया 2x इक्वल्स टू 6, देयरफॉर x का वैल्यू हो गया +3।
x का वैल्यू हो गया प्लस का 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आया प्लस का 3। अब बताओ चेंज कितना का हुआ? तो बाद में था 0 और शुरू में था प्लस का 3, तो ये हो गया प्लस का 3 का चेंज आया। एन फैक्टर किस क्या आप बोलेंगे? तो चेंज इनटू ए। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम हम किसके कंसीडर करेंगे? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है, यानी ए बराबर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम किसके कंसीडर करेंगे? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। क्या बोला मैंने? कि नंबर ऑफ एटम किसके कंसीडर करेंगे? नंबर ऑफ एटम हम लोग उसके कंसीडर करेंगे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है उसी के हम लोग नंबर ऑफ एटम कंसीडर करेंगे। उसी के हम लोग नंबर ऑफ एटम कंसीडर करेंगे। चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा, यहाँ तक समझ गए। अब देखो एन फैक्टर क्या हो जाएगा? डेल्टा एन का वैल्यू 3, ए का वैल्यू तुम्हारा निकलेगा 2, तो आ गया 6। इधर साइड का निकाल लो। इधर साइड का हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा एन का वैल्यू हो जाएगा 3। एन फैक्टर यहाँ पर डेल्टा एन इंटू 1, 1 ही होगा ना? ठीक है, इक्वल्स टू 3। बढ़िया समझ गए। ठीक है, अब देखो लास्ट वाला मैं कर दे रहा हूँ, उसके फोर्थ वाला खुद से करना। क्या करेंगे हम लोग? यहाँ एटम बैलेंस करेंगे। H2 क्या होता है? गैस के फॉर्म में, तो गैस के फॉर्म में ही तो है ये H2 0। ओके, तो यहाँ पे एटम को बैलेंस कर लो सबसे पहले। तो 2 H प्लस है ना, देखो H प्लस है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 लगा दिए। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है ना, तभी उसकी पॉजिटिविटी कम हो रही है। यहाँ पे टोटल कितना पॉजिटिव हो गया? 2 पॉजिटिव हो गया, 2 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे टोटल 2 नेगेटिव चार्ज, दोनों मिलके कंबाइन करके 0। ठीक है ना? अब देखो, तो अब हम लोग इसका एन फैक्टर क्या कंसिडर करेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लूज इन द केमिकल रिएक्शन, उसी को हो जाएगा एन फैक्टर। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे एन फैक्टर। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लूज इन द केमिकल रिएक्शन आफ्टर बैलेंसिंग, क्या बोले? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लूज इन द केमिकल रिएक्शन आफ्टर बैलेंसिंग। अगर मैंने बैलेंस कर दिया है तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो वही होते हैं एन फैक्टर। जब हमने बैलेंस नहीं कर रहा है, ये केस कब? इफ रिएक्शन इज नॉट बैलेंस, तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे एन फैक्टर इज इक्वल टू चेंज इनटू एटॉमिसिटी का। समझ में आ रहा है? तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे? ये वाला तब हम जब रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे, तब वहां पर दिखेगा कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, तो वही हो जाएगा उसका एन फैक्टर। क्लियर? ये सब छोटी छोटी बात को पकड़ो, ठीक है, क्योंकि बहुत हेल्प करेगा ये सब, जितनी छोटी छोटी बातें बताई है ना। और ज्यादातर तुमको यही सब रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा जो जो मैंने करवाया है। ठीक है, तो चलो, वाइफ हो गया तुम्हारा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सीखेंगे इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। ठीक है, यहाँ पर आएगा इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ठीक है, या फिर इसको ही बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? ग्राम इक्विवेलेंट। इसी को ही क्या बोलते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखो सीखते हैं कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट। क्या होता है इक्विवेलेंट? सबसे पहले देखते हैं कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट, ये होता क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास 10 रुपीज है। 10 रुपीज है। अब 10 रुपीज से क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? तो 10 रुपीज से हम लोग लेज खरीद सकते हैं, एक पैकेट आएगा। ठीक है, 10 रुपए का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अ, 2 पर्क आ जाएगा उसी 10 रुपए में। या फिर हम लोग 2 बिस्किट खरीद सकते हैं, 2 पैकेट बिस्किट 5-5 रुपए के। या फिर देखो हम एक पेन भी खरीद सकते हैं 10 रुपए के।
और क्या खरीद सकते हैं 10 रुपए के? ठीक है, 10 रुपए के मैगी भी आता है, 10 रुपए के मैगी भी आता है, ठीक है, 10 रुपए के केक भी आता है। तो देखो 10 रुपए के इतने सारे चीज मिलते हैं, ठीक है। अब देखो, दो बिस्किट आया, सपोज कर लो 20 ग्राम, एक केक आया सपोज कर लो 5 ग्राम या 7 ग्राम, जो भी। दो पर्क आया, उसमें हमको 7-8 ग्राम का मिला होगा वो चीज, ठीक है। एक लेज आया होगा, ये तुम्हारा सपोज कर लो 15 ग्राम मिला होगा, ठीक है। एक पेन आया, तो ये तो कुछ भी, मैगी मैगी मान लो कि तुम्हारा वही 18-20 ग्राम का कुछ मिल रहा होगा, ठीक है। तो देखो, सबका मास अलग अलग है, सबका मास, इसका भी मास ले लेते हैं, सपोज कर लो 25 ग्राम का होगा मे बी, ठीक है। तो सबका देखो मास अलग अलग है, क्या है, सबका मास डिफरेंट है, मास डिफरेंट है, बट यहाँ पे उसकी वैल्यू सेम है। क्या सेम है? उसकी वैल्यू सेम है। तो ये जो वैल्यू है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब उसके जैसा, बराबर, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू बराबर है, तो हम बोलेंगे कि एक पेन जो है 2 बिस्किट के बराबर है। ये नहीं बोलेंगे दोनों बराबर है, इसका मतलब कि दोनों सेम हो गए, ये नहीं कहने का मतलब। मैं बोलना चाहता हूँ एक पेन 2 बिस्किट के इक्विवेलेंट है, ऐसा बोल सकता हूँ। 2 बिस्किट जो है एक मैगी के इक्विवेलेंट है, ठीक है। जितने पैसे में वो आते हैं उतने पैसे में वो भी आता है। तो अब हम लोग यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि देखो, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ बिस्किट, ठीक है, इज इक्वल्स टू, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मैगी, ठीक है। दोनों का इक्विवेलेंट बराबर हो जाता है, दोनों का इक्विवेलेंट बराबर हो जाता है। ये कंसेप्ट ध्यान में रखना, फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में बहुत काम आएगा, ठीक है। फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में बहुत काम आएगा ये, कि मास अलग अलग होगा बट वैल्यू सेम होगी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होगी, ठीक है। फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में बहुत काम आएगा, ठीक है। मास अलग अलग होगा बट उसकी वैल्यू सेम हो जाएगी, तो इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, दोनों के बराबर। अब इक्विवेलेंट टर्म को तो समझ लिया अब हम लोग, अब इसके क्या क्या इसके अंदर घुसे पड़े उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, पहला चीज, ठीक है, पहला चीज ये आता है। दूसरा चीज आता है हमारा इक्विवेलेंट मास, हमारा आता है इक्विवेलेंट मास, ठीक है। ये दोनों चीज आता है, और एक टर्म और आता है जिसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। चलो हम लोग क्या करते हैं ना, इस सारी चीजों को कंपेयर करते हैं मोल कंसेप्ट से। मोल में हम लोग चैप्टर 1 क्लास 11th का मोल कंसेप्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उसमें पढ़ा था हम लोग नंबर ऑफ मोल, एक टर्म था। उसी तरीका से इक्विवेलेंट मास ना हो करके यहाँ पर होगा मोलर मास, और नॉर्मेलिटी ना हो करके यहाँ पर होगा मोलैरिटी, मोलैरिटी होगा, ठीक है। अब सुनिए जरा गौर से, ठीक है। इसे थोड़ा छोटा कर दें, थोड़ा हमको स्पेस चाहिए, इसे भी थोड़ा छोटा कर दें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो जैसे नंबर ऑफ मोल्स, पहला लिख रहा हूं मैं कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, ये हम लोग कैसे निकालते थे? तो इसका फॉर्मूला हमारा होता था कि n इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ये हम लोग निकालते थे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, ठीक है। उसी तरीका से यहाँ पर जब हम लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो इसका फॉर्मूला लगेगा गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज, जब हम निकालेंगे इक्विवेलेंट मास, सेकंड चीज जब हम निकालेंगे इक्विवेलेंट मास, ई,
तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होगा मोलर मास अपॉन में इसका एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन में इसका एन फैक्टर। अब यहाँ पर हम लोग मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे मोलर मास हमको पीरियोडिक टेबल में सबका दिया रहता है हर एलिमेंट का, और मॉलिक्यूल के लिए हम लोग क्या करते हैं, सम कर देते हैं। ठीक है, जैसे मोलर मास CO का निकालना है तो 40 + 16 मोलर मास हो गया। ठीक है, उसी तरह ऑक्सीजन का मोलर मास निकालना है तो 16 2 जा 32, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल बात हो गया। चलो, नॉर्मेलिटी क्या होता है और मोलैरिटी क्या होता है? ठीक है, तो मोलैरिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे। अगर ml में गिवन है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ml में गिवन है तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग यहाँ पे 1000 से। ठीक है, इसे थोड़ा छोटा कर ले। ठीक है, एक और फॉर्मूला है हमारा मोलैरिटी का, कि मोलैरिटी का फॉर्मूला होगा सेम, नंबर ऑफ मोल्स किसके लेने हैं, सॉल्यूट के लेने हैं हमेशा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ जो वॉल्यूम सॉल्यूशन है अगर लीटर में है तो हम लोग 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे, लीटर में है तो 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। उसी तरीके से यहाँ नॉर्मेलिटी होगा, तो नॉर्मेलिटी में देखो यहाँ क्या लिखते थे, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं एक अलग टर्म है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, यहाँ पर दूसरा टर्म से पुकारते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ये वॉल्यूम ml में है तो मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। अगर ये वॉल्यूम ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर लीटर में है तब नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले ध्यान में रखना। ठीक है, ये सब आगे काम आने वाला है, अभी जस्ट मैंने बेसिक्स करवा दिया। ठीक है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला हेल्पफुल होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक तो मैंने सिखा दिया। अब एक और पार्ट आता है जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ध्यान से समझना। ठीक है, तो जरा देखो, तो हम लोगों ने यहाँ पर जो स्टार्टिंग में लिखवाया था कि रिडॉक्स करवा दिया, कंसंट्रेशन टर्म करवा दिया, जरा मरा बैलेंसिंग हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, कहाँ 2 लगाना है, कहाँ 1 लगाना है, और बहुत सारा बैलेंसिंग हम लोग क्वेश्चंस के जरिए सीख लेंगे। ठीक है, या फिर चलो मैं अभी करवा ही देता हूँ, क्योंकि वो आ गया, मुझे ध्यान में आ गया, तो वो मैं करवा ही देता हूँ यहीं पर। ठीक है, तो चलो हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग बैलेंसिंग। ठीक है, देखो, फॉर एग्जाम्पल कॉपर है। ठीक है, कॉपर बनाया, कॉपर का +2, कितना इलेक्ट्रॉन यूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और देखो, तो ये कैसा रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। अब देखो रिडक्शन के लिए, तो रिडक्शन के लिए हम लोग मान लो लिखे सिल्वर, तो पॉजिटिव, सिल्वर पॉजिटिव, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, बना दिया सिल्वर। अब देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, यहाँ पे जैसे का तैसे रहेगा। तो देखो नीचे वाले रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाले रिएक्शन में भी 2 इलेक्ट्रॉन, अब ये दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब ये आ गया हमारा नेट रिएक्शन। अब ये आ गया हमारा नेट रिएक्शन में क्या होगा, देखो कॉपर सॉलिड बना देगा Ag+aqueous, ये बना देगा Cu+aqueous प्लस Ag सॉलिड। तो हमने जो मल्टीप्लाई किया ना यहाँ पे 2 से, दैट इज वो हम लोग यूज कर रहे हैं बैलेंसिंग करने के लिए, ताकि हमें नेट रिएक्शन लिखना आ सके। उसी तरीके से एक और करते हैं कि देखो ऑक्सीडेशन,
ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, जिंक को ऑक्सीडाइज करते हैं, बनाता है Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और रिडक्शन में मान लो हम लोग लिखते हैं एल्युमिनियम प्लस 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, बना दिया एल्युमिनियम सॉलिड। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो जिंक जो होगा सॉलिड के फॉर्म में होगा। ऊपर वाले रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन, नीचे वाले रिएक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन। अब हमको दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन को हमको बराबर कर देना ऊपर नीचे। क्या करें, तो ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई, नीचे में 2 से, हो गया दोनों इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो गए। बहुत बढ़िया, ये दोनों अब कैंसिल कर दो, खत्म। अब क्या हो गया जरा देखो, कैंसिल करने के बाद तो देखो जिंक बन गया सॉलिड। अब दोनों को बस जोड़ देना है, तो जिंक में देखो 3 मैंने मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ 3 लिख दीजिए। फिर एल्युमिनियम यहाँ पर 3 प्लस है, तो वो 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 एल्युमिनियम प्लस का 3 एक्वस। ठीक है, उसके बाद देखो अब यहाँ पर क्या लिखूंगा, Zn2 प्लस एक्वस, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 3 प्लस एल्युमिनियम सॉलिड, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, बैलेंस कर रहे होंगे। ठीक है, जनरल बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन है ये, जनरल बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन है यहाँ पर इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इस तरीके से हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। अच्छा, जब यहाँ तक सीख ही गए हैं तो थोड़ा और सीख ले। फर्स्ट वाले रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, सेकंड वाले रिएक्शन में जब हम लोगों ने बैलेंस कर दिया तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 2, तो नेट रिएक्शन में टोटल इलेक्ट्रॉन 2। ये ध्यान रखना, नेट रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के बाद होते हैं 2 × 3 यानी कि हो गए 6। सेकंड वाले रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर बैलेंसिंग कितने हो गए, तो 3 × 2 यानी कि 6। तो फाइनली हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, नेट इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे फाइनल रिएक्शन में 6। तो हमें ये नेट इलेक्ट्रॉन्स लिखने आना चाहिए फाइनल रिएक्शन में। ठीक है, ये वैल्यू ध्यान में रखना। एन का वैल्यू क्या होता है, एन होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द रिएक्शन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द रिएक्शन। याद आ रहा है, अभी इसका नाम बताए थे, एन फैक्टर, इसी का नाम है एन फैक्टर। ठीक है, तो ध्यान में रखना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे निकालेंगे। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को बैक करके वापस से सुनना, मैंने बहुत सारी चीजें एक्चुअली ठूस ठूस करके बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो चलो यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया था सारी बातें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोगों को देखना है इक्विलिब्रियम रिएक्शन। अब देखो हमारा इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम रिएक्शन ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्या होता है और इसके अंदर हम लोग कैसे निकालेंगे तुम्हारा पूरा का पूरा चीजें। देखो, इक्विलिब्रियम रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो कि रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब कि वो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होगा, मतलब ऑकर्स रिएक्शन ऑकर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, reaction occurs in the forward direction and in the backward direction। अब रिएक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होगा और रिएक्शन हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब जब रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होता है ना, तो उस टाइम हम क्या लिखते हैं, कैसे समझते हैं उस चीज को, ये देखो। तो देखो मान लो हमने एक छोटा सा रिएक्शन कंसिडर किया, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ये इक्विलिब्रियम आया, बनाया 2NH3 गैस। ठीक है, ये ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, अब देखो जब शुरू में हमारे पास क्या होता होगा, N2 और H2 हुआ होगा। शुरू में N2 और H2 बस यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होंगे, राइट। तो N2 और H2 सिर्फ यहाँ पर है, तो सपोज कर लो इसका तुम्हारा 1 मोल है, इसका तुम्हारा 3 मोल है, कोई दिक्कत।
ठीक है, और इसके पास हमारे पास 0 मोल है। अब देखो जरा, कुछ टाइम के बाद, ये कुछ टाइम के बाद क्या हो रहा होगा कि इसमें से इसके कुछ मोल रिएक्ट कर रहे होंगे, इसके भी कुछ मोल रिएक्ट कर रहे होंगे, और कुछ मोल इसका बन रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, कुछ टाइम के बाद ऐसा हो रहा होगा। जब तुम्हारा रिएक्शन कंप्लीट होने वाला होगा, इसका मतलब N2 और H2 आपस में जितना रिएक्शन कर सकते थे वो रिएक्शन कर गए, और नाइट NH3 जितना बनना था उतना NH3 बन गया। इसका मतलब कि 1 - y 3 - 3y, और ये हो गया 2y। ये कैसे लिखा मैं बताऊंगा, 2 मिनट पहले सुन लो थोड़ा सा। ठीक है, जितना ये दोनों को रिएक्ट करना था वो दोनों ने रिएक्ट कर लिया। अब NH3 मैक्सिमम अमाउंट में बन चुका है। ओके, मैंने यहाँ तक समझ लिया। अब क्या होगा, जैसे ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोबारा से आपस में आके रिएक्ट करके NH3 फॉर्म कर रहे होंगे, वैसे ही NH3 दोबारा से टूट रहा होगा तुम्हारा N2 और H2 में। इसका मतलब अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गई है। मतलब कि N2 और H2 रिएक्ट किए, NH3 बनाया, और वैसे ही क्योंकि NH3 मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लिया है, तो वैसे ही NH3 अब और इंक्रीज नहीं हो सकता, तो वो टूट करके वापस से N2 और H2 बना देगा। तो ये प्रोसेस को बोलेंगे इक्विलिब्रियम, कि रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट रिएक्ट करके वापस से रिएक्टेंट बना दे रहा है। मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड भी है, बैकवर्ड भी है। दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम रिएक्शन। समझ में आया? इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम रिएक्शन बोलते हैं। एक और एग्जांपल चलो देते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास ऐसा एक छोटा बर्तन है, इसको हमने क्या किया है, गैस पर चढ़ा दिया है, ऐसे गैस पे चढ़ा दिया है। ठीक है, और अंदर में हमने क्या भर दिया, वाटर। अंदर में हमने वाटर भर दिया और गैस ऑन है। तो क्या होगा, यहाँ पर धीरे 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 इसके वेपर्स बनेंगे। कब तक बनेंगे, कब तक बनेंगे, जब तक ये पूरा भर नहीं जाता। अब देखो, अब कंटेनर पूरा भर गया, कंटेनर पूरा भर गया। अब क्या, जैसे ही अब एक ड्रॉप वेपर का बनेगा, क्योंकि ऊपर जगह ही नहीं है, तो अब ये लोग आपस में, गैस है ना, आपस में टकराएंगे। तो जैसे ही एक मोल वेपर का बनेगा, वैसे ही एक गैस के मॉलिक्यूल्स वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपस में टकरा के। मान लो इससे ही टकराया, ये नीचे चला गया, लिक्विड बन गया। ये दोनों आपस में टकराए, ये इससे टकराया, ये इससे टकराया, लिक्विड बन गया, खत्म हो गया। तो जैसे ही एक मॉलिक्यूल गैस में कन्वर्ट होगा, वैसे ही वहां पर कंडेंसेशन होगा। तो इसका मतलब कि वो मैक्सिमम अमाउंट वेपर्स जितना बनना था वो बन गया है, अब और वेपर्स नहीं बनेगा। तो जैसे ही एक ड्रॉप वाटर कन्वर्ट होगा वेपर में, वैसे ही एक ड्रॉप वेपर कन्वर्ट होगा लिक्विड में। तो वहां पर अब क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। समझे? तो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो रही है। ये बात समझ में आ गया कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो होता है ऑकर्स इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में होता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं कि रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट वापस कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलेंगे। बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पर 1 - y 3 - 3y ये सारे वैल्यूज कैसे असाइन करे हैं, इसको कंसिडर करके देखते हैं। ठीक है, अब देखो, इसको समझने के लिए एक सिंपल रिएक्शन को समझेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे सपोज कर लो, हम लोग लिख रहे हैं CaCO3, ये बनाया तुम्हारा CaO+CO2। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, 1, कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पे क्या लिखा, 1, यहाँ पे क्या लिखा, 1। अब देखो, एक मोल यहाँ पे है, क्योंकि 1 लिखा हुआ है यहाँ पे। एक मोल इसका, एक मोल इसका बना रहा है, एक मोल CaO, उसी तरीके से एक मोल बन रहा है CO2 का। ठीक है, सेम यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, सपोज MgO। ये MgO जो है,
ये जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है सपोज, और बना दे रहा है Mg का OH का होल टू, MgOH का होल टू ये बना दे रहा है। ठीक है, तो H2O, H2O एक और है यहाँ पे। हाँ ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है। अब देखो तो एक मोल इसका, एक मोल इसका, एक मोल इसका बनाता है एक मोल, एक मोल इसका बनाता है एक मोल। ठीक है, तो ये दोनों आपस में एक एक मोल रिएक्ट करेगा, इसका एक मोल रिएक्ट करेगा एक मोल H2O से और बनाएगा एक मोल MgO। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। उसी तरीके से यहाँ देखो, कुछ नहीं लिखा यहाँ 1, कुछ नहीं लिखा यहाँ 3, कुछ नहीं लिखा मतलब सॉरी, कुछ नहीं लिखा यहाँ 1, यहाँ पे 3 लिखा तो मतलब 3 मोल, और यहाँ 2 लिखा मतलब हो गए 2 मोल। ठीक है, अब देखो इसका एक मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, इसका एक मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा और ये मिल के बनाएगा 2 मोल NH3। तो हम ऐसे बोलेंगे कि एक मोल नाइट्रोजन से बनेगा 2 मोल NH3, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं 3 मोल H2 से बनेगा 2 मोल NH3, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके कोफिशिएंट्स को देख करके हम लोग ऐसे बोलेंगे। अब देखो, जब एक मोल इसका रिएक्ट करेगा 3 मोल से, तो मैंने इसका x मोल इसमें से घटाया, मतलब इसके x मोल रिएक्ट करे, तो एक मोल रिएक्ट कर रहा है 3 मोल से, तो x मोल रिएक्ट करेगा 3x मोल से। समझ में आया? अब N2 का एक मोल रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है 2 मोल NH3, तो इसका मतलब x मोल अगर रिएक्ट कर रहा है तो 2x मोल बनाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से इसका अगर y मोल रिएक्ट कर रहा है तो बना रहा है 3y, 3 सॉरी, इसका जो y मोल अगर ये रिएक्ट करेगा N2 का, तो H2 का कितना करेगा, उसका 3y करेगा, क्योंकि इसका एक मोल इसके 3 मोल के साथ कर रहा है, तो y मोल 3y, 3 गुना, और y मोल से वह बनेगा 2y। तो मैंने बोला था इस टाइम पर क्या हो रहा होगा कि N2 और H2 आपस में रिएक्ट कर रहा होगा, बना रहा होगा NH3, और NH3 वापस से टूट के बना रहा होगा N2 और H2। तो इस टाइम पर क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम टाइम। इस टाइम को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम टाइम। और इक्विलिब्रियम के टाइम पर जो कंसंट्रेशन यहाँ पर होगी उसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। याद रखना, इक्विलिब्रियम के टाइम पर जो कंसंट्रेशन होती है उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। या फिर अगर यहाँ पर हमने मोल ले रखा है तो इक्विलिब्रियम मोल, प्रेशर ले रखा तो इक्विलिब्रियम प्रेशर, जो कुछ भी ले रखा वो चीज हो जाएगा ये। ठीक है, ओके। अब देखो, तो अब हम लोगों को क्या होता है कि जैसा कि मैंने बोला कि इक्विलिब्रियम पर N2 और H2 आपस में रिएक्ट करा, NH3 बनाया, और NH3 वापस से टूट के बना दिया N2 और H2। तो कहने का मतलब कि कंसंट्रेशन अब N2, H2 और NH3 की हो गई फिक्स। ठीक है, क्योंकि ये दोनों रिएक्ट करके जैसे बनाएंगे NH3, NH3 वापस से बैकवर्ड N2 और H2 बना देगा। तो मतलब कंसंट्रेशन तो फिक्स हो गया ना सबका। तो कंसंट्रेशन फिक्स हो गया, तो अब हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कंसंट्रेशन का जो रेशियो आएगा उसी को कांस्टेंट बोलेंगे। कंसंट्रेशन क्योंकि फिक्स, तो फिक्स है तो दोनों का रेशियो करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, वो कांस्टेंट हमेशा फिक्स, क्योंकि इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन फिक्स है। ठीक है, तो यहां से डिफाइन होता है हमारा इक्विलिब्रियम, यहां से डिफाइन होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखते हैं K से, और इसका फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, इसी को अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर के इक्विलिब्रियम। अब ये जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम लिखेंगे वो किस टाइम पर लिखेंगे, इक्विलिब्रियम टाइम पर। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम में क्या है तुम्हारा, NH3 का, ओ सॉरी मैंने रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट लिख दिया, मिस्टेक हो गया हमसे, एक मिनट, हाँ सही सही कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट
बाई हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो के का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे यहाँ पर कितना है, मैं लिख देता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ NH3, ठीक है, बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2, कंसंट्रेशन ऑफ H2, ये सबका कंसंट्रेशन क्या होगा फिक्स। अब एक और चीज ध्यान रखना, जो NH3 के बगल में नंबर यहाँ लिखा हुआ है 2, इसको उसी का यहाँ पावर लगेगा, उसी तरीका से N2 के बगल में 1 है और H2 के बगल में 3 है, इसका पावर लग जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीका से k के लिए, k को अब हम लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2 का जो कंसंट्रेशन है 1 माइनस वाई, इसका 1 पावर 3 माइनस 3y, इसका पावर 3, 3 माइनस 3y, इसका पावर 3 है। ये ध्यान में रखना कि हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस तरीका से लिख करके डिफाइन कर रहे होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया होगा होपफुली। चलो यहाँ तक नोट करो अपना, यहाँ तक समझो, 2 मिनट का ब्रेक देते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब हम लोग का जो था, जितना भी 11th का बेसिक्स है ना, जो कि यहाँ पर नीड होगा, तो वो सारे बेसिक्स को हमने क्लियर कर लिया, जो भी बेसिक्स यहाँ पर हमको जरूरत है वो सबको हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग आगे अपने मेन चैप्टर के ऊपर आते हैं, ठीक है ना। चलो, दिख रहा है सबको बढ़िया से, आवाज आवाज क्लियर आ रही होगी उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो चलो अब हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टॉपिक्स का नाम लिखना चाहेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड लेवल एग्जाम के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक तुम्हारा यहाँ पर आएगा, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, वो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस पहले बनते हैं, वो आएगा कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट सेल, ठीक है, पहला ये आ जाएगा। दूसरा आएगा तुम्हारा नर्स इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, नर्स इक्वेशन से बड़ा क्वेश्चन बनता है, ये जरूर पूछेगा, ठीक है। तीसरा पूछेगा कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इन इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम लोग करवाते हैं तो उसमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है कैथोड पे, क्या प्रोडक्ट मिल रहा है एनोड पे, वो पूछेगा हमसे, ठीक है। इसके बाद हमारा पूछ सकता है कि सेल का रिप्रेजेंटेशन करके दिखा दीजिए, ठीक है, और हमारा इसी में ऐड ऑन कर देगा कि ई नॉट सेल निकाल दीजिए, ठीक है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हमारे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन वाइज हम लोगों को पूछेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऐसे पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसे पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये सब पूछ सकता है, ठीक है। ये डेफिनेशन में पूछ सकता है, ठीक है, ओके। उसके बाद फिफ्थ हो गया हमारा, सिक्स्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर में हमसे पूछेगा तुम्हारा फ्राइडे लॉ से, कि फराडे का बोलेगा फर्स्ट लॉ, फराडे का फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन करो, फराडे का सेकंड लॉ एक्सप्लेन करो, ठीक है, ये पूछेगा। उसके बाद फिर सेवेंथ क्वेश्चन हमसे यहाँ से क्या पूछ सकता है, कि बोलेगा कि डिटरमाइन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, यहाँ से पूछेगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड, कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, ये हमसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सब हमसे पूछ सकता है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं।
ठीक है। तो अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है कि हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके, इलेक्ट्रो इट मींस कि इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का हम लोगों को यहाँ पर यूज करना है और उससे क्या करना है, कुछ केमिकल रिएक्शन करना है, कुछ केमिकल रिएक्शन करना है, या फिर आप उल्टा भी कह सकते हो कि पहला क्या कहा हमने कि इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके, इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके हमको यहाँ पर क्या करना है, केमिकल रिएक्शन करना है। एक ये काम। दूसरा काम क्या, दूसरा काम है कि हमको केमिकल रिएक्शन का यूज करके क्या करने, केमिकल रिएक्शन का यूज करके हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना है। केमिकल रिएक्शन का यूज करके इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना है। मतलब हम लोग दो काम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। अब ये दो काम हम लोग कैसे करेंगे, कैसे हम लोग केमिकल रिएक्शन का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, ये सब बात हम लोग इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। ये सब बात हम लोग इस चैप्टर के अंदर सीख रहे होंगे। तो देखो, सबसे पहले ये तो मैंने बता दिया कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग दो चीजों के बारे में सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके केमिकल रिएक्शन करना और केमिकल रिएक्शन का यूज करके इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना, है ना। तो ये दोनों एग्जाम्पल एक्चुअली में कहाँ अप्लाई हो रहे होंगे, तो देखो, जब इलेक्ट्रिक करंट जो है केमिकल रिएक्शन करेगी, इसका मतलब कि ये हो रहा है बैटरी में, बैटरी में हो रहा है ये। बैटरी जब चार्ज होती है तो क्या होता है, हम लोग बैटरी को चार्ज करते तो क्या होता है, करंट सप्लाई करते हैं ना मोबाइल में, और बैटरी में केमिकल रिएक्शन होता होगा कुछ कुछ और चार्ज हो जाता होगा। तो बैटरी के चार्जिंग में और बैटरी के डिस्चार्जिंग में देखो तो वही केमिकल रिएक्शन से फिर से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो देखो, बैटरी का डिस्चार्जिंग वही तो है, मोबाइल में तो वही होता है। ठीक है। तो जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है, सेकंड वाला एग्जाम्पल यूज हो गया बैटरी बनाने में, बैटरी बनाने में, जो ड्राई सेल बोलते हैं। ठीक है, इसको ड्राई सेल भी बोलते हैं, ड्राई सेल भी बोलते हैं। और एक हो ड्राई सेल हमारा प्राइमरी होता है, जो कि एक बार डिस्चार्ज होने के बाद कभी चार्ज नहीं हो सकता। एक होता है हमारा सेकेंडरी सेल, जो कि मोबाइल में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। इस तरीके से दो टाइप का बैटरी बनाने में यूज होता है। सेकंड वाला टाइप की केमिकल रिएक्शन किया, इलेक्ट्रिक करंट मिला, तो वो कहाँ होता है, हमेशा बैटरी बनाने में। तो बैटरी बनेगा तो बैटरी दो तरीका का, एक चार्जेबल, डिस्चार्जेबल। चार्जेबल बैटरी बनेगा तो सेकेंडरी सेल बोलेंगे, और चार्जेबल बैटरी नहीं है अगर वो, तो ड्राई सेल बोलेंगे। जो एवरेडी वाला बैटरी होता है तुम्हारा, ठीक है, और ड्यूरा सेल वगैरह का जो प्रचार होता है, वही सब तो है। ठीक है। और देखो, इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग जब केमिकल रिएक्शन करते हैं, ठीक है, वो उसका एक और एग्जांपल है हम लोग का गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में वो क्या करते हैं हम लोग कि एक हमारा सुपीरियर मेटल लेते हैं, सुपीरियर मेटल, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ले लिया सुपीरियर मेटल, फॉर एग्जांपल मान लो ले लिया गोल्ड, और इसको क्या किया, इसको मान लो कॉपर के ऊपर लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, गैल्वेनाइजेशन का यूज करेंगे, और सिल्वर क्या हो जाएगा, इस कॉपर के ऊपर ऐसे करके डिपॉजिट हो जाएगा। तो अब क्या लगेगा कि ये गोल्ड का, ये लगेगा क्या, गोल्ड का हमारा रॉड है। तो अगर हम एक सुपीरियर मेटल मान लो गोल्ड ले लें और उसको हम लोग डिपॉजिट कर दें तुम्हारा कॉपर के ऊपर, तो लगेगा क्या कि ये गोल्ड, गोल्ड का मतलब वायर है। तो ये जो प्रोसेस है जिसको तुम लोग शॉप में भी होता है ना, शॉप में भी ये काम किया जाता है, तो सोना का पानी चढ़ाने से बोलते हैं, या फिर चांदी का पानी चढ़ाना, तो वही होता है वो। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन ही करते हैं। ठीक है। तो चलो, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हुआ। तो लिखते हैं
देखो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट हम लोग टू बी क्यूरियस ये जान लेते हैं कि कैसे हम लोग केमिकल रिएक्शन करके इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किए। तो हाउ इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शन, ये कैसे हुआ। देखो सिंपल, यहाँ पर हम लोग ने एक ऑब्जर्वेशन देखा। एक ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने क्या देखा कि जब हम लोग एक कंटेनर ले रहे हैं यहाँ पर, और इस कंटेनर में अगर हम लोग डाल रहे हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, तब इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम यहाँ पे जिंक का रॉड डालते हैं, जिंक का यहाँ पे रॉड डालते हैं, तब हम लोगों ने यहाँ पर इस सॉल्यूशन को हीट होता हुआ देखा। क्या देखा कि ये सॉल्यूशन धीरे धीरे हीट हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट देखा। ठीक है, तो जब इस रिएक्शन को और अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करा गया तो ये पता चला कि जिंक जो है कॉपर के सामने आता है, तो जिंक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो खुश हो जा करके वो जिंक क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और उसी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है कॉपर एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पर साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है कि एक सब्सटेंस, एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और एक एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ और उसी तरीका से दूसरा एलिमेंट क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। ठीक है, ये काम यहाँ पर देखा गया। तो जब दो वैसे एलिमेंट आपस में आसपास आते हैं, दो ऐसे एलिमेंट जब आपस में आसपास में आते हैं सच दैट कि एक क्या करे खुद को ऑक्सीडाइज कर ले और दूसरा क्या करे खुद को रिड्यूस कर ले, तब वहां पर दोनों आपस में मिलजुल करके रिएक्शन करते हैं। ठीक है, और वो रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और उसी रिडॉक्स रिएक्शन के कारण यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला हीटिंग इफेक्ट। यहाँ पर मतलब कि हीट एनर्जी जनरेट होने लगी। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन करके हम लोग हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन करके हम लोग यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हमको एक और बात पता है, ये जो हमारा एनर्जी होता है, एनर्जी जो होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एनर्जी को हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमें पता था। ठीक है, तो अगर ये हीट के फॉर्म में है तो हम उसको इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग उसको इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बोला ठीक है चलो, बहुत ज्यादा परेशानी सॉल्व हो गई। ठीक है, ओके। तो अब आगे क्या देखा गया कि देखो ये जो रिएक्शन हो रहा था जिंक और कॉपर के बीच में, ठीक है, तो जिंक और कॉपर जब एक साथ प्रेजेंट थे, मतलब कि यहाँ पर जिंक और कॉपर जो है आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तब ये रिएक्शन हो गया। तब जिंक क्या किया, डायरेक्टली ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया कॉपर को, कॉपर रिड्यूस हो गया। तो ये देखा गया। तो मतलब रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग यहाँ पे करवा रहे थे डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर, इसीलिए ये रिएक्शन हो गया। डायरेक्टली ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारा जिंक से निकल करके कॉपर के अंदर चला गया। ठीक है, और कॉपर उसको एब्जॉर्ब करके रिड्यूस हो गया। ठीक, तो ये डायरेक्ट रिएक्शन हुआ। तो बोला कि अगर जिंक के पास एबिलिटी है, अगर जिंक के पास एबिलिटी है कि ये खुद को जिंक के पास एबिलिटी है कि ये खुद को कॉपर के सामने ऑक्सीडाइज कर सके, और कॉपर के पास ये एबिलिटी है कि जिंक के सामने ये खुद को रिड्यूस कर सकेगा, तब ये काम हमेशा करेगा, तब ये काम हमेशा करेगा। ठीक है, जैसे अ, किसी
छोटे बच्चे को देखोगे तो उसके पास ये टेंडेंसी है कि वो अपनी मम्मी के सामने जाएगा और उसको कोई भी दिक्कत होगी तो वो हमेशा बोलेगा, हमेशा रोएगा, हमेशा प्रॉब्लम बताएगा। तो ये काम वो हमेशा करेगा। ठीक है। तो उसी तरीके से ना यहाँ पर हम लोग एलिमेंट्स को कंसिडर करते हैं कि एक एलिमेंट अगर दूसरे एलिमेंट के सामने ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उस एलिमेंट के सामने वो हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, और कॉपर जो है हमेशा रिड्यूस होगा उस एलिमेंट के सामने। तो एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। तो अब देखो, हमने बोला कि देखो ये काम हो रहा था डायरेक्ट कांटेक्ट में रह करके। अब हम लोग क्या करते हैं ना, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, अब दोनों को अलग अलग कर दिया। देखो, ये लगा दिया हम लोगों ने यहाँ पर जिंक का रॉड, यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पे भर दिया, यहाँ पर हमने सॉल्यूशन भर दिया। किसका सॉल्यूशन भरा, तो जिंक का ही सॉल्यूशन भरा, ZnSO4 ही भरा है। और यहाँ पर हमने लगाया जिंक का रॉड लगाया है। ध्यान रखना, यहाँ पर हमने जिसका रॉड लिया है उसी का सॉल्यूशन लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम दूसरा ले लेंगे, अगर हम कुछ दूसरा ले लेंगे तब क्या होगा यहाँ पर, तब वो उसके साथ इंटरनल रिएक्शन कर लेगा, उसी के साथ रिएक्शन कर लेगा, डायरेक्ट रिएक्शन कर लेगा उसके साथ। और फिर क्या होगा, हम जैसा चाहते थे वैसा नहीं होगा। ठीक है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं डायरेक्ट रिएक्शन ना हो। डायरेक्ट रिएक्शन ना होने के लिए जो चीज का मेटल लेंगे उसी चीज का हम लोग क्या लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है। अब देखो, अब हमने यहाँ पर एक और कंटेनर में एक दूसरा इलेक्ट्रोड डाला, एक दूसरा रॉड डाला। किसका रॉड डाला, कॉपर का। और यहाँ पर हमने जो सॉल्यूशन लिया है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मान लो लिया है। यहाँ पर किसका सॉल्यूशन लिया हमने, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया तो कॉपर का ही यहाँ पे क्या होगा, रॉड होगा। अब ये दोनों को कर दिया हमने कनेक्ट, ऐसे, इस तरीके से। तो देखो, जिंक जैसे कॉपर के कांटेक्ट में आया तो उसको पता चल गया कि कॉपर मेरे से कनेक्ट हो गया है। ठीक है। उसको पता चल गया कि हम दोनों आपस में अब जुड़ गए। ठीक है। तो अब देखो, जिंक क्या करेगा, फिर से Zn2+ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को वो लूज करेगा। क्योंकि अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, इस मेटल के सरफेस पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। इस मेटल के सरफेस पर अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट होंगे। अब ये मेटल, देखो धीरे धीरे ये मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। और Zn2+ कहाँ जाएगा, तो Zn2+ यहाँ से निकल निकल करके सॉल्यूशन में जा रहा है। यहाँ से Zn2+ निकल निकल कर सॉल्यूशन में जा रहा है। ठीक है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, मेटल के ऊपर खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, एक कंसेप्ट हमको फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। फिजिक्स में क्या पढ़ाया जाता है कि जब एक बॉडी के ऊपर चार्ज है ना, उसको दूसरे बॉडी के साथ अगर हमने जोड़ दिया तो ये जितना चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है वही चार्ज जो है इसके ऊपर भी आ जाएगा, वही चार्ज जो है यहाँ पर हम लोग जानते हैं इसके ऊपर भी आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर आ गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया, तो उसको हमने एक दूसरे मेटल के साथ जोड़ दिया वायर के साथ, तो वैसे ही चार्ज यहाँ पर भी प्रोड्यूस होने लगेगा। यहाँ पर भी अब इलेक्ट्रॉन्स आ गए, नेगेटिव चार्ज है तो इधर भी नेगेटिव आ गया। अब देखो, ये मेटल जो कॉपर का वो हमारा हो गया नेगेटिवली चार्ज। जैसे उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आए ना, तो कॉपर के पास क्या टेंडेंसी है कि खुद को रिड्यूस करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ेगा कॉपर और खुद को रिड्यूस करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के अपने अंदर खींच लिया, ये इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के अपने अंदर खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है। तो एक है कि इलेक्ट्रॉन्स भेज रहा है, भेज रहा है, भेज रहा है, सच दैट कि दोनों के अंदर सेम सेम चार्ज हो जाए। तो और ये क्या कर रहा है, उस चार्ज को फटाफट कम किए जा रहा है। तो फटाफट कम किए जा रहा है, इसका मतलब कि देखो यहाँ पे एक बात यहाँ से समझो। इसी चीज को थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो ये टंकी है, ठीक है, और ये भी टंकी है, दोनों टंकी है ऐसे। एक के अंदर पूरा पानी भर दिया हमने, एक के अंदर थोड़ा पानी है। अब ये दोनों टंकी को ना हमने ऐसा पाइप से जोड़ दिया है ऐसे। तो अब क्या होगा,
अब पाइप से जोड़ दिया तो एक तरफ से पानी जो है, एक तरफ से तुम्हारा ये जो पानी है ये निकल करके इधर जाएगा, इधर जा रहा होगा पानी। तो कब तक जाएगा? जब तक दोनों बराबर ना हो जाते। जब तक दोनों बराबर ना हो जाएंगे तब तक पानी तुम्हारा फ्लो होता रहेगा, तब तक पानी तुम्हारा फ्लो होता रहेगा। ऐसा बात है, ठीक है। जब बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा? पानी फ्लो होना बंद हो जाएगा। अब यहीं पर हम लोगों ने क्या किया है, ये देखो, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ नल लगा दिया, ऐसे खोल दिया नल को। अब ये टंकी क्या कर रहा है? पानी इसके अंदर भेज रहा है, लेकिन नल क्या कर रहा है? पानी को निकाल रहा है। तो ये टंकी पानी क्या करेगा? लगातार भेजता जाएगा, भेजता जाएगा, भेजता जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर क्या कर रहा है, ये मेटल जो है इलेक्ट्रॉन्स को भेजता जा रहा है, भेजता जा रहा है, भेजता जा रहा है, लगातार भेजता जा रहा है। और ये कॉपर क्या कर रहा है? उस इलेक्ट्रॉन्स को निकालता जा रहा है। तो जिंक क्या करेगा? लगातार इलेक्ट्रॉन्स भेजता जाएगा कॉपर को, और कॉपर क्या होगा? रिड्यूस होता जाएगा, होता जाएगा। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रॉन्स भेजता जाएगा, मतलब जिंक तुम्हारा ऑक्सीडाइज होता जाएगा और कॉपर तुम्हारा रिड्यूस होता जाएगा। तो इस तरीका से यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, देखो, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। और वायर्स के अंदर हमको क्या नजर आ रहा है कि करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर। वायर्स के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, किधर से किधर? तो जिंक से कॉपर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। जिंक से कॉपर की तरफ क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं जिंक से कॉपर की तरफ, जिंक उसको इलेक्ट्रॉन भेज रहा। तो करंट फ्लो किधर होगा? तो करंट का फ्लो जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मतलब कॉपर से जिंक की तरफ हो जाएगा वो करंट का फ्लो। तो देखो, अगर जिंक इलेक्ट्रॉन भेज रहा इस डायरेक्शन में कॉपर को, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन्स जब वायर में फ्लो होने लगे ना, तो इसका मतलब वायर्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो गया। अब वहां पर अगर मैं बल्ब लगा दूंगा, इस दोनों पॉइंट के बीच बल्ब लगा दूंगा, तो वो बल्ब क्या करेगा? ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो बल्ब ग्लो हो गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीका से देखो हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन करके करंट प्रोड्यूस करवा दिया, करंट प्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करते हैं? तो अब देखो, यहाँ पर मैंने क्या बोला कि जिंक जो है इलेक्ट्रॉन्स भेजता जा रहा है, भेजता जा रहा है लगातार, कॉपर इलेक्ट्रॉन्स को खींच खींच करके रिड्यूस होता गया। इसका मतलब जिंक जैसे एक इलेक्ट्रॉन भेजा तो सॉल्यूशन में तुम्हारा Zn2+ बढ़ा। तो उसी तरीके से जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स भेजता जाएगा, इस सॉल्यूशन में तुम्हारा Zn2+ फटाफट डिपॉजिट होता जाएगा, होता जाएगा। तो सॉल्यूशन कैसा चार्ज हो जाएगा? जैसे जैसे Zn2+ वो डिपॉजिट होगा तो सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, फटाफट सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो, कॉपर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमारा सॉल्यूशन से कॉपर 2+ गायब होता जा रहा है, सॉल्यूशन से कॉपर 2+ यहाँ पे गायब होता जा रहा है। और सॉल्यूशन के अंदर SO4 2- को छोड़ दे रहा है। तो SO4 2- का SO2 4- का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कॉपर 2+ गायब होता जाएगा, जैसे जैसे हमारा कॉपर 2+ गायब होता जाएगा, SO4 2- धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये सॉल्यूशन धीरे धीरे कैसा हो गया? नेगेटिव चार्ज। ये सॉल्यूशन धीरे धीरे कैसा हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। अब देखो, रॉड हमारा कैसा है? रॉड ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और ये रॉड कैसा है? नेगेटिव चार्ज। ये कैसे कह दिया मैंने? देखो, ये कैसे कह दिया मैंने, देखो, जिंक ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, उसका मेटल इलेक्ट्रोड जो है नेगेटिव चार्ज हो गया पूरा। जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो उसका जो मेटल रॉड है वो हो गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स खूब सारे आ गए। अब एक क्या कर रहा है, एक ऐसा स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन को लगातार एक्सेप्ट कर रहा है, और एक्सेप्ट कौन करता है? जिसको नीड होती है, जिसके पास कमी होती है वही एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो जिसके पास कमी है वो एक्सेप्ट करेगा, मतलब वो कैसा चार्ज होगा? वो होगा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसीलिए जिंक हो गया नेगेटिव, कॉपर हो गया पॉजिटिव।
तो जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम लोग कहते हैं एनोड, और इसको हम लोग कहते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कहते हैं कैथोड। एक को एनोड बोलते हैं, एक को कैथोड बोलते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया, क्लियर यहाँ तक। अब देखो, अब क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन में धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ गया, खूब सारा नेगेटिव चार्ज, और इधर में खूब सारा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, मेटल है नेगेटिव, सॉल्यूशन है पॉजिटिव, एक टाइम ऐसा आएगा दोनों नेगेटिव पॉजिटिव बराबर, तो उसका मतलब कि इस उस टाइम पर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा न्यूट्रल। और एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे भी ये भी हो जाएगा न्यूट्रल, दोनों का नेगेटिव पॉजिटिव बराबर। अब ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, इसका मतलब कि यहाँ पर जितना पानी था वो इधर बराबर हो गया, यहाँ पर जितना पानी था वो भी बराबर हो गया, ऐसे। अब क्या हो गया, ये भी न्यूट्रल वो भी न्यूट्रल, ठीक है। इसका मतलब कि करंट फ्लो ही नहीं होगा, करंट फ्लो ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका कहानी है कि करंट अब फ्लो नहीं कर रहा, फ्लो नहीं कर रहा तो सेल क्या हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, सेल जो है वो काम करना बंद कर देगा। हम्म, तो इस तरीके से ये सेल काम करना बंद कर दिया। अब अब हम चाहते हैं कि सेल हमारा काम करता जाए, सेल बंद ना हो, ठीक है। तो उस तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, देखो, तो यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन होता है एक नया कंपोनेंट का, और उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। उस कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं वहां पर, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। देखो, इसको ऊपर करते हैं, पता नहीं ठीक से ऊपर क्यों नहीं होता है, पेस्ट भी नहीं हो रहा, अब नीचे भी नहीं हो रहा, हैंग कर गया। ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं। हम्म, ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग का अब आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग यूज करेंगे तुम्हारा सॉल्ट ब्रिज को। देखो, अब हम लोग यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं, देखो कैसे। तो ये हमारा सेल हो गया, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग डाल दिए थे कॉपर इलेक्ट्रोड को, ठीक है। ये ऐसे हमारा हो गया कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। और ये हमारा हो गया जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये हमारा हो गया जिंक इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्यूशन डाल दिया था। यहाँ पे जो सॉल्यूशन था वो ZnSO4 का सॉल्यूशन था, ठीक है। और देखो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो CuSO4 का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब दोनों को हमने वायर से जोड़ दिया ऐसे, तो करंट फ्लो हो रहा था। तो जैसा कि मैंने बताया, एक टाइम ऐसा आएगा कि करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर अप्लाई करा सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पर हम लोगों ने लगाया सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या है कि सॉल्ट ब्रिज यहाँ पर क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। देखो कैसे, जैसे ही ये सॉल्यूशन के अंदर जिंक पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है, Zn जो है कन्वर्ट हो जा रहा है तुम्हारा Zn प्लस में, और Zn2 प्लस में दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो इसका मतलब जैसे ही इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने लगा, जैसे ही सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने लगा, तो इस सॉल्यूशन के अंदर हम लोग हम लोग इस सॉल्यूशन के अंदर ये जो हमारा यू ट्यूब लगा हुआ है, जिसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है, ये क्या करेगा, ये यहाँ पे टुपुक से नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा डाल देगा।
जितना ज्यादा पॉजिटिव है उतना ही ज्यादा यहाँ नेगेटिव चार्ज डाल देगा। तो ओवरऑल यहाँ पर ये इसकी न्यूट्रलिटी फिर से आ गई। ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ऐसा लगेगा बढ़ा ही नहीं। ठीक है, उसी तरीका से यहाँ पर सॉल्यूशन में जैसे ही नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, जैसे ही नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा सपोज, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से तुरंत ही क्या करेगा, सॉल्यूशन के अंदर तुरंत ही यहाँ पर ये सॉल्यूशन के अंदर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा। तुरंत ही सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा, तो लगेगा नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करा ही नहीं। ओवरऑल ये चार्ज को मेंटेन कर रहा है, ओवरऑल ये चार्ज को मेंटेन कर रहा है दोनों हाफ सेल में। ठीक है, दोनों हाफ सेल में ये चार्ज को मेंटेन कर रहा है। कौन? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के अंदर ऐसा क्या है कि वो चार्ज को दोनों तरफ चार्ज को मेंटेन कर देता है। देखो सॉल्ट ब्रिज जो होता है, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है हमारा, तो सॉल्ट ब्रिज का हमारा यहाँ पे फंक्शन है कि वो चार्ज को मेंटेन कर रहा है। कहाँ मेंटेन कर रहा है? इन बोथ ऑफ द कंटेनर नहीं बोलेंगे, उसको बोलते हैं हाफ सेल, हाफ सेल बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीका से ये क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है कि सर्किट को कंप्लीट करता है। सर्किट को देखो ये कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये दो काम है सॉल्ट ब्रिज का। अब होता क्या है इसके अंदर जो ऐसा कर पाता है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर तुम्हारा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है वो थोड़ी देर में सीख जाएंगे। इसके अंदर क्या होता है ना, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल केसीएल, या फिर जो एनसीईआरटी में है एक और अगर अगर पाउडर, अगर अगर पाउडर, ये होता है इसके अंदर। केसीएल होता है या फिर अगर अगर पाउडर होता है, जो कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर वो भेज देगा किसको, सीएल नेगेटिव को इधर, ताकि नेगेटिव चार्ज डाल करके वो मेंटेन कर सके। और जैसे ही सॉल्यूशन में इधर में नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है वो भेज देगा फटाक से के प्लस को, ताकि वो सॉल्यूशन में चला जाए और चार्ज को मेंटेन कर सके। तो इस तरीके से दोनों हाफ सेल जो है हमारे, उसके अंदर चार्ज मेंटेन रहेगा और वायर्स के अंदर जो है करंट लगातार फ्लो करता रहेगा बिना किसी मुसीबत के। तो इस तरीका से हम लोगों ने क्या किया, सेल का फॉर्मेशन कर दिया। इस तरीका से सेल का फॉर्मेशन कर दिया और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होने लगा, इलेक्ट्रिकल करंट फॉर्म होने लगा। ये तो काम हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसके अंदर एक और चीज आया। एक और चीज क्या आया मैं बता रहा हूँ, पहले थोड़ा सा और सुन लो। अब ये जो सेल है ये क्या करता है, ये जो सेल है हमारा वो केमिकल रिएक्शन करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, ये करंट का फॉर्मेशन करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा और करंट का फॉर्मेशन करेगा। इस तरीका का सेल जो कि केमिकल रिएक्शन करके करंट बनाता है, इस तरीका का सेल को हम लोग क्या नाम दिए हैं, इसको नाम देते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। इस तरीके के सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इस तरीके के सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, हमारा केमिकल रिएक्शन करके इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल रिएक्शन करके इलेक्ट्रोकेमिकल केमिकल रिएक्शन करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अब देखो इसमें हम लोग अब एक और वेरिएशन देखते हैं। देखो अब इसके अंदर क्या हुआ ना, अरे अरे अरे, हाँ, देखो
अब इसके अंदर देखो, अब हम लोगों ने इसको क्या किया बता रहा हूँ मैं। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हमने यहाँ पर दो टर्मिनल से ये इसको जोड़ दिया एक बहुत बड़े बैटरी के साथ। एक ऐसा बैटरी जिसका जो है ना हम पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, एक बहुत बड़े बैटरी के साथ यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है। अब यहाँ पे बैटरी में बटन है, एक, दो, तीन, चार। बटन से इसका पावर जो है ना कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.9, यहाँ पे 1.1 और यहाँ पे 1.2, ऐसे चार बटन है। ठीक है। तो ये सारे बटन्स को प्रेस करके ये बैटरी अलग अलग पावर देगा। ठीक है। अब हमारा ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था ना, हमारा ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, इसका पावर कितना था? ये जो करंट प्रोड्यूस करता था वो था 1.1 वोल्ट। ये इतना करंट प्रोड्यूस करता था, 1.1 वोल्ट। अब यहाँ से हमारा करंट जा रहा, देखो किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, जरा चेक करना फिर से। इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे। अब बैटरी यहाँ पर क्या करता है ना, कि बैटरी यहाँ से करंट भेजेगा, ऐसे। ठीक है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में भेजेगा, ऐसे। इसका मतलब बैटरी क्या कर रहा, बैटरी हमारा यहाँ पर अपोज कर रहा। अपोज कर रहा किसको? तो अपोज कर रहा यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट को, फ्लो ऑफ करंट को अपोज कर रहा। ठीक है। हमारा जो सेल करंट प्रोड्यूस कर रहा उसके फ्लो को बैटरी क्या कर रहा है, यहाँ पर अपोज करता जा रहा है। तो देखो पहला केस। ठीक है। देखो पहला केस, हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है कि जो हमारा बैटरी है उसका पहला बटन दबाया, 0.5 वोल्ट। अब ये जो करंट प्रोड्यूस करेगा वो 0.5 वोल्ट से करंट प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर, ऐसे इस तरीके से। तो हमारा जो सेल है उसके पास 1.1 वोल्ट है, तो बैटरी उसको थोड़ा ही फर्क पड़ा। बैटरी को थोड़ा मतलब बैटरी के पास कम ताकत है ना, हमारा हमारा सेल के पास ज्यादा ताकत, तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है। तो अब क्या करेगा, अपोज तो करेगा ही। तो जो फाइनल करंट प्रोड्यूस होगा वो कितना आएगा, 1.1 माइनस 0.5, यानी 0.6, इतना ही करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा। दूसरा केस में हमने दूसरा बटन दबाया, 0.9। ठीक है। दूसरा बटन दबाया, पहला बटन को ऑफ कर दिया। अब बैटरी के पास और ज्यादा ताकत आ गया है। देखो बैटरी के पास और ज्यादा ताकत आ गया, और ज्यादा अपोज करेगा। तो फिर भी हमारा सेल जो है ज्यादा करंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट अभी भी सेल ही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। तो ये हो गया 0.2। ठीक है। अब थर्ड केस में क्या, अब हमने 1.1 वाला दबा दिया। अब देखो बैटरी जितना करंट प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही सेल भी करंट प्रोड्यूस करेगा, मतलब बैटरी जितना करंट प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही सेल भी करेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अब हमारा सेल जितना करंट बना रहा है उतना ही करंट बैटरी भी बना रहा है, और दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, मतलब अब करंट का फ्लो होना बंद हो गया, तो करंट क्या हो गया, खत्म। ठीक है। जितना ताकत से ये भेज रहा है करंट हमारा सेल, उतना ही ताकत से बैटरी भेज रहा है, तो अब क्या होगा, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो करंट खत्म हो जाएगा। पहले बैटरी का ज्यादा था, सॉरी पहले बैटरी का कम था, सेल का ज्यादा था, तो नेट करंट फ्लो हो रहा था। ठीक है। थोड़ा हमारा हमने क्या किया, थोड़ा और बढ़ा दिया बैटरी को, तो अभी भी करंट फ्लो होने लगा। अब दोनों को बराबर कर दिया है यहाँ पर, अब करंट फ्लो नहीं हो रहा है। फोर्थ कंडीशन में देखो क्या हुआ है। फोर्थ कंडीशन में हमने फोर्थ कंडीशन में हमने क्या किया है कि बैटरी का पावर और ज्यादा बढ़ा दिया, सेल का पावर उतना ही है। ठीक है। तो बैटरी का पावर जैसे और बढ़ गया, अब करंट का फ्लो होने का डायरेक्शन ही बदल गया। अब करंट तुम्हारा ऐसे फ्लो होता जा रहा है, अब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है।
अब अपोजिट डायरेक्शन में करंट देखो, तो करंट अब किधर से किधर फ्लो होने लगेगा? अब करंट फ्लो होने लगेगा कॉपर से जिंक की तरफ। तो करंट फ्लो होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब करंट का यहाँ पर फ्लो हो रहा है इन द बैटरी। अब करंट जो है तुम्हारा सेल में फ्लो हो रहा है। तो करंट जो है अब सेल के अंदर फ्लो हो रहा, हम ऐसे बोल सकते हैं काइंड ऑफ, हम अपना सेल को रिचार्ज कर रहे हैं, बाहर से एक्सटर्नली डाल रहे हैं, करंट जा रहा अंदर। ठीक है, पहले करंट अंदर से बाहर प्रोड्यूस हो रहा था, अब करंट अंदर जाने लगा, ऐसा होने लगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे करंट किधर से फ्लो होने लगेगा? तो पहले जिंक से जा रहा था तुम्हारा कॉपर की तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा था पहले जिंक से कॉपर की तरफ। अब किधर जाएगा? अब कॉपर से जिंक जाएगा, मतलब पलट गया। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन बाद में, अब देखो कॉपर से जिंक की तरफ जाने लगा, इधर डायरेक्शन में बाद में जाने लगा, बैटरी अपोज करने लगा, बैटरी का पावर ज्यादा हो गया तो। ठीक है, तो इसका मतलब करंट किधर जाएगा? करंट का डायरेक्शन उसका उल्टा, जिंक से जाएगा कॉपर की तरफ। और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ पे कॉपर से जिंक की तरफ। अब देखो ये वाला केस हम लोगों ने पहले देखा, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट वाला केस था। तो इस केस में यहाँ पर बिहेवियर जो दिखाएगा वो दिखाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल का बिहेवियर। लेकिन इस केस में अब जो बिहेवियर दिखा रहा है कि एक्सटर्नल सर्किट से हमारा करंट फ्लो हो रहा है सेल के अंदर, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा कि हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो डिकम्पोज होंगे, क्योंकि वहां पर करंट का फ्लो होगा। बाहर बैटरी है, वो अब करंट हमारा सेल के अंदर भेज रहा है। तो सेल में यहाँ पर जो तुम्हारा हमने भरा है सॉल्यूशन, अब ये सॉल्यूशन टूटना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और वो कहाँ होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है। तो इस कंडीशन पर देखो, जब तुम्हारा एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा हो जाए सेल पोटेंशियल से, ठीक है, ज्यादा हो जाए, तब जो करंट होगा वो हमारा सेल के अंदर फ्लो होगा। और इस कंडीशन में हमारा गैल्वेनिक सेल बिहेव करेगा, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलो, बिहेव करेगा एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। अब यहाँ पर ये कैसा बिहेव करेगा? बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसका मतलब दो तरीके के सेल्स हमें पढ़ने हैं। एक सेल के अंदर क्या होगा? केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। और एक सेल में हमारा क्या हो रहा होगा कि हमारा एक्सटर्नल सर्किट से करंट फ्लो होगा और वो हमारा सेल के अंदर जा रहा होगा। तो उसके कारण जो हाफ सेल में जो हमने लिक्विड यहाँ भर रखी है, यहाँ पर जो हाफ सेल में लिक्विड भर रखी है यहाँ पर, वो क्या होगा? डिकम्पोज होना, टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी, टूटना, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वैसा सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करंट जो होता है सेल के अंदर हम लोग बैटरी के सहारे से डालते हैं, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल रिएक्शन करवा के, ठीक है, इसके अंदर हम लोग केमिकल रिएक्शन करवा करके इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करवा रहे थे। ठीक है, ध्यान में आया? समझ में आया? दिमाग में आया? ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना। तो यहाँ तक था हमारा सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन। और हम लोग समझे कि कुछ 11th का पोर्शन जो जो इस चैप्टर में हेल्प करता है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा यहाँ तक खत्म होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना मेन चैप्टर। ठीक है, और एक एक करके चीजों को समझेंगे। पहला टॉपिक हमारा होगा यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।